हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है स्ट्रेस। स्ट्रेस वर्ड सुनते ही दिमाग में स्ट्रेस होने लगता है ना। मगर अगर मैं बोलूँ कि स्ट्रेस हमारा एनिमी नहीं है तो चलो स्ट्रेस के बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा स्ट्रेस एक्चुअल में है क्या। स्ट्रेस इज़ द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड मेड अपॉन इट। हमारी बॉडी से कोई भी डिमांड अगर की जा रही है तो उससे स्पेसिफिक या उससे नॉन स्पेसिफिक जो भी रिस्पॉन्स हमारा बॉडी का है वो स्ट्रेस है। अगर हम काम कर रहे हैं तो काम पे हमारे बॉडी से नीड है कि वो काम करे तो उससे बॉडी पे स्ट्रेस पड़ रहा है। हम अगर मेंटली कुछ सोचे जा रहे हैं तो वो मेंटल स्ट्रेस दे रहा है। तो स्ट्रेस कोई भी डिमांड बॉडी पे हो रही है उसकी वजह से जो भी नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स बॉडी का आ रहा है वो स्ट्रेस है। सिंपल वर्ड्स में क्या है कि बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है किसी भी चैलेंज के लिए, किसी भी थ्रेट के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है। स्ट्रेस रियल भी हो सकता है, एक्चुअल में स्ट्रेस है, बहुत सारा काम है यार इसलिए हो रहा है। इमेजिन भी हो सकता है, हमें लग रहा है अच्छा ये काम हो गया इसकी वजह से हो सकता है कि ऐसा हो जाए तो हम उसकी वजह से स्ट्रेस लेके बैठते हैं। तो स्ट्रेस क्या है? कोई भी ऐसा रिएक्शन बॉडी का जो किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ सम थ्रेट या कोई चैलेंज जो हमारी बॉडी में एक्चुअली हो रहा है या हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है या हमने इमेजिन किया है उसको, तो वो स्ट्रेस कॉज करता है। स्ट्रेस की डेफिनेशन दी थी हांस सेले ने 1936 में। डेफिनेशन एक बार टू द वर्ड पढ़ के बताती हूँ। स्ट्रेस इज़ द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड मेड अपॉन इट। तो इस पे एमसीक्यू यही बन सकता है कि नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड ऑफ चेंज, डिमांड फॉर चेंज। ये जो डेफिनेशन स्ट्रेस की दी थी वो किन ने दी थी? वो दी थी हांस सेले ने। तो आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत टाइप्स के होते हैं तो वो टाइप्स हमने डिस्कस किए हुए हैं। यू स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, एक्यूट स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। यू स्ट्रेस क्या होता है? यू मतलब हमेशा नॉर्मल के लिए होता है, तो जो पॉजिटिव स्ट्रेस है उसको हम यू स्ट्रेस बोलते हैं। ये मोटिवेट करता है और इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स, न्यू जॉब। जैसे अगर हम एग्ज़ाम से पहले हमें स्ट्रेस नहीं हो रहा होता तो ये भी मतलब मेरे को पर्सनली स्ट्रेस होने लगता है कि मुझे स्ट्रेस क्यों नहीं हो रहा एग्ज़ाम का। क्योंकि जब थोड़ा नॉर्मल स्ट्रेस, यू स्ट्रेस होता है, तभी हम मोटिवेटेड रहते हैं कि हाँ हमें इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, या किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो यू स्ट्रेस क्या है? वो पॉजिटिव स्ट्रेस जो कि मोटिवेट करता है और परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस क्या होता है? नेगेटिव स्ट्रेस को, वो स्ट्रेस जो हमारी बॉडी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, जो एंजाइटी और बर्नआउट करा सकता है। जैसे कॉन्टीन्यूस वर्कलोड हो गया, कॉन्टीन्यूसली कोई फेलियर में है, डिप्रेशन में जा रहा है, तो वो डिस्ट्रेस की वजह से। ठीक है। तो जो हमारी बॉडी को नेगेटिव उसमें डाल दे वो डिस्ट्रेस है। नेक्स्ट आता है एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस मतलब शॉर्ट टर्म इमीडिएट स्ट्रेस जो है, जैसे कि सडनली किसी से आर्ग्यूमेंट होगी, सडनली कोई आ गया चेकिंग के लिए, ठीक है, सडनली कोई राउंड्स हो गया, तो एक्यूट स्ट्रेस शॉर्ट टर्म होता है, सडन इमीडिएटली हो रहा है। नेक्स्ट इज क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस में क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट स्ट्रेस जो होते हैं, जैसे फाइनेंशियल इशू हो गया, फैमिली इशू हो गया, ठीक है, तो परसिस्टेंटली जो चलते जा रहे हैं, घर में कोई बीमार है उसका स्ट्रेस परसिस्टेंटली चल रहा है, क्रॉनिक इलनेस में है, तो वो क्रॉनिक स्ट्रेस हो गया। नेक्स्ट आता है फिज़िकल स्ट्रेस। फिज़िकल स्ट्रेस में किसी इंजरी की वजह से या इलनेस की वजह से जो स्ट्रेस हो गया, जैसे फीवर, फटीग, इन सब की वजह से फिज़िकली इफ़ेक्ट
जो दे रहा है वो फिजिकल स्ट्रेस हो गया। किसकी वजह से हो रहा है? इंजरी या इलनेस की वजह से। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में क्या होता है? इमोशंस की वजह से जो हो रहा है, ठीक है, किसी के प्रेशर की वजह से हो रहा है, जैसे वर्क प्रेशर की वजह से हम स्ट्रेस्ड है साइकोलॉजिकली, ठीक है। तो मेंटल लेवल पे जो स्ट्रेस हो रहा है, किसी से डर रहे हैं, किसी से ऐसे गुस्सा है, तो साइकोलॉजिकल लेवल पे जो स्ट्रेस होता है उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्ट्रेस कैन बी बेनिफिशियल एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस? कौन सा स्ट्रेस बेनिफिशियल हो सकता है और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है? आंसर इज ईयू स्ट्रेस। बताया था ईयू स्ट्रेस क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस जो कि हेल्प करता है किसमें? जो हमें हेल्प करता है मोटिवेट करने में, जिससे कि हम काम अच्छे से कर सकें अपना। नेक्स्ट, फिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस में क्या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है बॉडी का? तो सबसे पहले इसका इवेंट स्टार्ट होता है हाइपोथैलेमस एक्टिविटी से। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ, उसने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बोला स्ट्रेस की कंडीशन है, एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल रिलीज कर दो। तो दो हार्मोन याद रखने हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो रिलीज कर रहा है एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल स्ट्रेस की कंडीशन में। ये रिलीज होकर क्या करते हैं? दे लीड्स टू फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। अब फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स शुरू हुआ बॉडी में, तो क्या होएगा? बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होएगा इसके लिए? हार्ट रेट इंक्रीज कर देगा, बीपी इंक्रीज कर देगा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर देगा, ब्लड शुगर इंक्रीज कर देगा, डाइजेशन कम कर देता है, उस टाइम पे वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाता है, एंड देन मसल्स टेंशन, मसल्स को टेंस कर देगा। इसी पे बेस्ड एमसीक्यू क्या बनता है कि विच हार्मोन इज मेनली रिलीज ड्यूरिंग स्ट्रेस रिस्पॉन्स? Option A is insulin, B is cortisol, C is estrogen and D is thyroxine. So the answer will be cortisol. Okay. नेक्स्ट आते हैं स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के 3 स्टेजेस होते हैं, अलार्म रिएक्शन स्टेज, रेजिस्टेंस स्टेज एंड देन एग्जॉशन स्टेज। अलार्म रिएक्शन स्टेज में क्या होता है कि बॉडी स्ट्रेस को तो रियलाइज़ कर पा रही है कि हाँ ठीक है, रिकॉग्नाइज कर लिया उसने कि स्ट्रेस है हमारी बॉडी में और उससे लड़ने के लिए भी रेडी है, ठीक है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स यहाँ पे शुरू हो गया। अलार्म रिएक्शन, अलार्म करना मतलब किसी को अलर्ट करना, तो ये अलर्टिंग स्टेज है, ठीक है। बॉडी ने स्ट्रेस को रिकॉग्नाइज कर लिया और फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स शुरू हो गया है। सेकेंड है रेजिस्टेंस स्टेज। रेजिस्टेंस स्टेज में क्या है कि अलार्म स्टेज से नेक्स्ट अभी बॉडी ट्राई कर रही है कि उससे अडेप्ट कैसे करना है, कैसे कोप करना है, ठीक है, कैसे इस स्ट्रेस को कम करना है, कैसे या तो उसके साथ अडेप्ट कर लेगा तो फिर उस हिसाब से ही लाइफ कंटिन्यू चलेगी, या तो उससे कोप करके या तो फिर उस स्ट्रेस को कैसे ख़त्म करना है। वो रेजिस्टेंस स्टेज में बॉडी कैसे रेजिस्ट कर पा रही है कि ये स्ट्रेस इस लेवल से आगे बढ़ के हमारे बॉडी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना डाले, वहाँ पे है रेजिस्टेंस स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जॉशन स्टेज। एग्जॉशन स्टेज में क्या है कि अभी हमारे बॉडी के सारे मैकेनिज्म जो बॉडी को नॉर्मल फेज में रख पा रहे थे वो ख़त्म हो गए हैं, एग्जॉस्ट हो चुका है बॉडी, और रिसोर्सेज बचे नहीं है कि वो उसको यूटिलाइज कर सके। तो वहाँ पे क्या आएगा? बर्नआउट, या तो बर्नआउट सिंड्रोम या तो इलनेस शुरू हो जाएगी, ठीक है। बॉडी के पास ये डिफेंस मैकेनिज्म अब ख़त्म हो चुका है कि वो बॉडी को नॉर्मल स्टेट पे चलने दे। तो अब फाइनली क्या आएगा कि बॉडी इलनेस की तरफ को चलेगी, तो वो हो गया एग्जॉशन स्टेज, ठीक है। 3 स्टेजेस है, अलार्म रिएक्शन स्टेज, रेजिस्टेंस स्टेज एंड एग्जॉशन स्टेज। अलार्म में क्या है? बॉडी अलर्ट है कि हाँ ठीक है, कोई स्ट्रेसर है हमारी लाइफ में, स्ट्रेस कॉज हो रहा है। रेजिस्टेंस स्टेज, कैसे कोप करना है, कैसे अडेप्ट करेंगे उस सिचुएशन के लिए। एग्जॉशन स्टेज, बॉडी के सारे मैकेनिज्म ख़त्म हो चुके हैं कोप करने के लिए, तो अब क्या है? अब बॉडी इस स्टेज में चलेगी कि वो इलनेस स्टेज पे चलेगी, ठीक है। ये स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस हैं।
ये किन्होंने दिए? ये हांस सेलेस ने जनरल एडेप्टिव सिंड्रोम करके GAS करके दिया था ये स्टेजेस। नेक्स्ट इसी पे बेस्ड MCQ क्या है कि इन विच स्टेज ऑफ GAS जनरल एडेप्टिव सिंड्रोम डज बर्नआउट अकर? बर्नआउट कब होएगा? कौन से स्टेज में था? एग्जॉशन स्टेज में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? एग्जॉशन। नेक्स्ट सोर्सेज और कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। इसमें स्टार्ट करते हैं फिजिकल कॉजेज। क्या सोर्सेज या क्या कॉजेज हो सकते हैं स्ट्रेस के? तो फिजिकल कॉज हो सकता है जैसे इलनेस, इंजरी, फटीग, नॉइस, पोल्यूशन, बीमार है, चोट लगी या बहुत लंबी ड्यूटीज़ चल रही है, फटीग है मतलब थकान की वजह से, शोर की वजह से भी कई बार स्ट्रेस हो रहा होता है, पोल्यूशन की वजह से। तो ये फिजिकल कॉजेज़ हैं। साइकोलॉजिकल कॉज क्या हो सकते हैं? फियर, एंजाइटी, गिल्ट, प्रेशर टू परफॉर्म, डर, जैसे कई लोग क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं, उनको बंद मतलब छोटे कम एरिया वाली लिफ्ट में जाने में डर लगता है, तो वो हो गया फियर किसी की वजह से। किसी की एंजाइटी, घबराहट होना, किसी चीज़ का गिल्ट, उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही है किसी की, चलो बार बार फेलियर हो रहा है, तो वो भी एक तरीके से स्ट्रेस कॉज कर सकता है। तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। देन सोशल कॉज में फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा है या कोई फैमिलियल सपोर्ट नहीं मिल रही है किसी काम को करने के लिए, या पीयर प्रेशर इतना है साथ वालों ने, तो चलो साथ वाले तो सारे के सारे IAS बन गए, हम नहीं बन पा रहे, तो सोशल कॉज। नेक्स्ट एनवायरमेंटल कॉजेज में जैसे क्राउडिंग हो गया, हीट हो गए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगी, वर्क प्लेस इश्यूज होगी, जो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्ट्रेसेस हैं वो एनवायरमेंटल कॉज में आ जाएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइकोलॉजिकल कॉज ऑफ स्ट्रेस? इसमें से कौन सा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है? A फीवर, B फियर ऑफ फेलियर, C लाउड नॉइस, D पॉवर्टी। कौन सा साइकोलॉजिकल कॉज होएगा? फियर ऑफ फेलियर। साइकोलॉजिकल मतलब मेंटली रिलेटेड, ठीक है। साइकोलॉजिकल मतलब हम जो सोच रहे हैं उससे रिलेटेड जो है, तो फियर ऑफ फेलियर आ गया इसमें। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? एस्पेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे, नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे वो। फिजिकली पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है? स्ट्रेस हमें अलर्ट कर देता है, ठीक है। नेगेटिव क्या है कि उसकी की वजह से सिर दर्द, थकान, BP बढ़ना, ये सब हो सकता है। इमोशनल लेवल पे क्या करता है? इमोशनल लेवल पे या तो पॉजिटिवली ये मोटिवेट करेगा स्ट्रेस, और नेगेटिवली क्या कर सकता है? एंजाइटी या इरिटेबिलिटी कर सकता है। कॉग्निटिव इफेक्ट पे, कॉग्निटिव में किसी चीज़ को रिटेन करने का फोकस बढ़ेगा पॉजिटिव इफेक्ट में, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट में क्या है? ज़्यादा स्ट्रेस है तो हमारा क्या होता है? कंसंट्रेशन पुअर हो जाता है, चीज़ें जो याद कर रहे हैं वो भूलते जाते हैं, या जो नॉर्मल चीज़ें भी हैं वो भी भूलते जाते हैं। तो ये कॉग्निटिव लेवल पे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। देन बिहेवियर में क्या इफेक्ट होएगा? पॉजिटिव में क्या है? एफर्ट्स इंक्रीज करेगा, बंदा मोटिवेटेड है तो क्या करेगा? वो अपने एफर्ट्स इंक्रीज करेगा, उसका बिहेवियर ऐसा हो जाएगा कि हाँ ठीक है, मेरे को ये चीज़ और अच्छे से करनी है। नेगेटिव में क्या आएगा? इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही होगी, ओवर ईटिंग करेगा, एडिक्शन, कई बार किसी चीज़ का एडिक्शन, जो चीज़ प्लेजर दे रही हो उसी चीज़ में बार बार वो इन्वॉल्व होता रहेगा, तो वो बिहेवियरल चेंजेस में आ जाएगा नेगेटिव इफेक्ट में। नेक्स्ट कोपिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, कैसे कोप करना है, कैसे मैनेज करते हैं हम स्ट्रेस को। तो टेक्निक्स में रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, योगा। टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करके, ठीक है। प्रायोरिटाइज करना है, जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको अभी कर लो, जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसको चलो कल कर लेंगे या उससे नेक्स्ट डे, मतलब प्लान कर लो, ऐसा नहीं कि करना ही नहीं है। और हर टास्क के बीच में अपना ब्रेक्स भी प्लान करके रखें, जो कि टाइम मैनेज रहे, तो हमारा टाइम से काम हो जाए, एक वो स्ट्रेस तो कम हो जाए। एक्सरसाइज में क्या है? एक्सरसाइज करने से क्या होता है? कॉर्टिसोल लेवल कम होता है। कॉर्टिसोल लेवल बताया था स्ट्रेस में कौन से? एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल, दो हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे थे, तो कॉर्टिसोल लेवल रिड्यूस होता है एक्सरसाइज करने से, तो वो भी स्ट्रेस में वो हेल्प करता है, एंड इट इम्प्रूव्स द मूड एक्सरसाइज, ठीक है।
देन हेल्दी लाइफस्टाइल, स्लीप वेल, ईट बैलेंस मील्स, सोशल सपोर्ट, फ्रेंड्स, फैमिलीज, पीयर्स, इनका प्रॉपर यूज़ वो भी कोप कराने में हेल्प करता है स्ट्रेस से। और काउंसलिंग, एट लास्ट अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो काउंसलिंग ले सकते हैं। माइंडफुलनेस, काउंसलिंग्स में क्या होएगा कि स्ट्रेस किस चीज़ पे है उस पे बेस्ड वो काउंसलिंग देते हैं, उसके बेसिस पे आपको एक्सरसाइजेज भी दी जाती है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को और स्ट्रेंथन किया जाता है। तो हमेशा याद रखना कि हर बार ऐसा नहीं होता कि हम स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, कई बार स्ट्रेस कंट्रोल नहीं होता, तो उसके लिए हमें सपोर्ट या काउंसलिंग लेनी चाहिए। और हर स्ट्रेस को हम वैसे भी नहीं कंट्रोल कर पाते, इसीलिए हम उसके लिए हमारा बॉडी क्या रिस्पॉन्स दे रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बॉडी का रिस्पॉन्स टू दैट स्ट्रेस उसको कंट्रोल करने का ट्राई कर सकते हैं। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन स्ट्रेस रिडक्शन? ए स्लीप deprivation, बी स्किपिंग मील्स, सी डीप ब्रीदिंग, डी एक्सेस कैफीन। कौन सा इनमें से स्ट्रेस रिडक्शन में हेल्प करता है? डीप ब्रीदिंग। ओके, नेक्स्ट आता है समरी ओवरऑल। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो क्या था कि स्ट्रेस क्या है, अनअवॉइडेबल है बट मैनेजेबल है। देखो, काम तो करना ही है, हर चीज़ का स्ट्रेस भी लेना पड़ता है, यू स्ट्रेस लेना है, डिस्ट्रेस नहीं लेना। ऐसा स्ट्रेस जो हमें मोटिवेट करे कि हमें और काम करना है, एफर्ट्स और डालने हैं, लेकिन वो बॉडी को नेगेटिवली इफेक्ट ना करे। तो स्ट्रेस क्या है, अनअवॉइडेबल है, वो तो हर सिचुएशन में होता ही है, बट उसको मैनेज कैसे करना है वो हमारे हाथ में है। तो बेस्ट टेक्निक यूज़ करके या तो कोप खुद से करें, नहीं हो पा रहा तो सपोर्ट सिस्टम तो है ही, उसको यूज़ कर सकते हैं। इट बिकम्स हार्मफुल ओनली व्हेन इट एक्सीड्स आवर एबिलिटी टू कोप। ये हार्मफुल तभी होता है जब हमारे कोपिंग मैकेनिज्म से भी आगे बढ़ जाता है स्ट्रेस, हम कोप नहीं कर पाते तब। तो बैलेंस, अवेयरनेस और सेल्फ केयर की है इसको मैनेज करने की। नाउ फाइनल क्विज, जो अभी तक ओवरऑल पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। फर्स्ट इज, हु इज़ द फादर ऑफ स्ट्रेस रिसर्च? कौन थे? आंसर इज हैंस सेले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द 3 स्टेजेस ऑफ जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। 3 स्टेजेस क्या क्या थी? अलार्म स्टेज थी, रेजिस्टेंस स्टेज थी एंड एग्जॉशन स्टेज थी। नेक्स्ट, व्हाट इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस कॉल्ड? ये तो मैंने बहुत बार बोल दिया है अभी तक। दिस इज कॉल्ड एज यू स्ट्रेस। नेक्स्ट, विच हार्मोन इज रिलीज ड्यूरिंग स्ट्रेस रिस्पॉन्स? कौन सा हार्मोन रिलीज होते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स में? कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन। एड्रेनलिन भी रिलीज होता है, लेकिन मैक्सिममली अगर एमसीक्यूज में कॉर्टिसोल आए तो कॉर्टिसोल टिक करना है। गिव वन इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक में डीप ब्रीदिंग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, मतलब कुछ भी दे सकते हो, इतनी सारी टेक्निक्स जो बताई थी उनमें से। ठीक है, डोंट लेट स्ट्रेस कंट्रोल योर लाइफ, मेक इट योर एनर्जी बूस्टर। स्ट्रेस हमेशा यू स्ट्रेस में रखना, इट विल बी योर एनर्जी बूस्टर। If this video helped you understand stress better, hit the like button, subscribe and stay calm always. Thank you. We'll meet next week. Till then, bye and take care.